आप सभी को व्यास सर्टिफिकेशन परिवार की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और कई सारे सवाल मन में आते हैं। प्रश्न है कि हम हिंदी पढ़ते क्यों हैं, लाभ क्या है, क्यों हिंदी पढ़नी चाहिए। मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न इसके उत्तर में पूछना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा है कि हमारे लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई गूगल का जो सीईओ है वो भारतीय है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास अपना गूगल क्यों नहीं है? हमारे पास अपनी फेसबुक क्यों नहीं है? क्या भारतीय परिवेश में भारतीय लोगों के द्वारा ये सब करना संभव नहीं था? चीन ने तो ये कर लिया है। हमारे लिए हमारा देश कोई चीन से बहुत गया गुजरा देश है। हमारे लोग चीनियों के मुकाबले मूर्ख हैं या उनमें बुद्धिहीन है, ऐसा तो है नहीं। हाँ, लेकिन चीन आप कह सकते हैं हमसे काफ़ी आगे निकला हुआ देश है। क्यों चीन आगे निकल गया? वो तो 1952 में आज़ाद हुआ था ना, हम तो 47 में 5 साल पहले आज़ाद हो गए थे। उनकी भी हालत ख़राब थी और हमारी भी हालत ख़राब थी। उस ख़राब हालत को पीछे छोड़ते हुए वो हमसे काफ़ी आगे निकले। और वैसे हम देखें तो बहुत छोटे छोटे अंगूठे बराबर देश हैं। राजस्थान से भी छोटे देश होंगे, जापान है, जर्मनी है, इंग्लैंड है ना। तो चलिए, यूरोपियन जो देश हैं उनका तो एक बहुत एग्रेसिव कॉलोनियल पास्ट रहा है कि वो सब जगह गए और यंत्रों की शक्ति से और दूसरे एक पशुता की शक्ति से उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, अत्याचार की, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्यों ऐसा है कि हमारा देश इन लोगों से पीछे है? अब आप कहेंगे कि जी ये लोग आगे हैं, ठीक है। पीछे इसलिए है क्योंकि हमारी सोच इनसे पीछे है। हमारे अंदर बहुत गहरे तक एक हीन भावना घर कर गई है और वो ये कि हमसे ना हो पाएगा, इतने बड़े सपने हम नहीं देखते। और सिर्फ यही एक कारण है जो आपने कहा था ना कि हिंदी की ज़रूरत क्या है। यहाँ आता है कि हिंदी की ज़रूरत है। जब आप अपनी भाषा को छोड़ देते हैं, जिस दिन आपको अपनी माँ पर शर्म आने लगती है, उस दिन आप कहीं ना कहीं बहुत गहरे से अपनी खुद की इज्जत करना ख़त्म कर देते हैं। आपके मन में आत्मसम्मान नहीं बचता। तो हमारे बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे देशवासी विदेशों में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं जो देश से बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपना सम्मान नहीं करते, खुद अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो क्या दूसरों का सम्मान हासिल करने के लिए हमें हिंदी पढ़नी चाहिए? नहीं। आपको अपना सम्मान करने के लिए तो अपनी भाषा पढ़नी ही पड़ेगी ना। तो आप उधार की भाषा में जितना भी कुछ कर लें, प्रथम तो ये कि आप सहज मातृभाषा में ही रहते हैं। तो जिन अंग्रेज़ों की, जिन अंग्रेज़ी के उदाहरण हम देते हैं, उन्होंने ही ये कहा है कि सबसे सहज आप अपनी मातृभाषा में रहते हैं। आपकी ये सहजता नष्ट हो जाए, आपके अंदर गुलामी की मानसिकता घर कर जाए, इसीलिए मैकॉले ने पूरे भारत में सारे गुरुकुल बंद करवा दिए थे। पर वो तो मैकॉले था, उसको तो मरे हुए 200 साल बीत गए। तो उसका भूत अब तक क्यों हमारे सिर पर सवार है? ये उसी शिक्षा का असर है। और ये सिर्फ मैकॉले का दोष नहीं है। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आ गए, इतने बड़े बड़े तेजस्वी लोग आ गए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी ये भाषा का प्रश्न, इसका समाधान ढंग से नहीं किया गया। अंग्रेज़ी चलती रही और अंग्रेज़ी भाषा में कोई दोष नहीं है, भाषा तो भाषा है। लेकिन अगर ये हो जाए कि अगर आप अंग्रेज़ी जानेंगे तो ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ही आप कलेक्टर बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे। तो जो लोग इसको जानते थे, या आप कह सकते हैं जिस तरह से हमारे वामपंथी इतिहासकार बताते हैं कि पहले जातियां थीं, जाति की प्रथा थी और एक ऐसा वर्ग था जिसको संस्कृत आती थी, वो शोषण करता था उसको जिसको संस्कृत नहीं आती थी। तो वही स्थिति आज अंग्रेजी की है। एक ऐसा वर्ग है, एक सो कॉल्ड एलीट या हाई क्लास वर्ग, जो अलग अलग किस्म की पॉलिसीज़ बनाता है,
इम्प्लीमेंट कराता है ना। कुछ अंग्रेजी के शब्द मैं व्यवहार में ला रहा हूँ क्योंकि अभी हिंदी भाषा का ही अंग बन चुके हैं, है ना। और भाषाएं एक दूसरे से लेती रहती हैं बहुत सारे शब्द भंडार, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि ये एक क्योंकि आपने हिंदी भाषी लोगों के मन में, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, हर क्षेत्रीय भाषा के बोलने वालों के मन में ये भरा कि तुम पिछड़े हुए हो तब तक जब तक तुम अंग्रेजी नहीं बोलते। जो लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों जानते हैं, जब वो किसी थोड़ी सी हाई फाई जगह जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं या किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना होता है कि देखो हम भी जानते हैं, हम अपस्केल हैं। क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि वो गुलामी की मानसिकता हमारा पीछे नहीं छोड़ रही, और जब तक ये रहेगी तब तक हमारी सोच जकड़ी हुई रहेगी। और आप अगर सिर्फ हिंदी भाषा की बात है तो मैं कहता हूँ छोड़ दो हिंदी भाषा को, रगड़ लो अपने सिर को अंग्रेजी के चरणों में, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या उससे आप सिर उठा के चल पा रहे हो? नहीं। 75 साल तो हो गए आपको। क्या आपकी अपनी कोई मौलिक सोच विकसित हुई? नहीं। 75 साल तो हो गए आजाद हुए। क्या आपने अपना कोई तंत्र ऐसा बनाया जिसमें आपके देश के हिसाब से, आपकी संस्कृति के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से विचारधाराएं चलती हों? नहीं। आपको जो आपकी शिक्षा प्रणाली है, उसकी भी जो विचारधारा है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो आप कह सकते हैं ढांचा है, वो सारा का सारा आपने विदेश से लिया है। कहाँ से? अंग्रेजी भाषी या यूरोपियन देशों से लिया है, अमेरिका से लेने की कोशिश करी है। क्या आपकी संस्कृति उनकी जैसी है? क्या आपकी सामाजिक स्थितियाँ उनकी जैसी हैं? क्या आपके बच्चे उनके जैसे हैं? नहीं हैं। तो क्यों उनका ढांचा तुम नकल कर रहे हो? क्योंकि बेवकूफ़ हैं। कैसे बेवकूफ़ हैं? वो तो हार्वर्ड से डिग्री धारक हैं, वो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं। अंधों को अगर ये गुमान हो जाए कि उनको रोशनी दिख रही है तो सबसे खतरनाक है। अंधे को पता वो अंधा है तो बहुत अच्छा है। तो ये जो पढ़े लिखे अंधे हैं, और अंधे वो हैं जिनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जिनको भारतीयता का ज्ञान नहीं है, जो भारतीय लोगों को नहीं जानते, उसकी जनता से कटे हुए लोग हैं, जो एरोप्लेनों में घूमते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे रहते हैं, कभी ज़मीन पे पाँव नहीं रखते। ये उनकी कहानी है। और दुर्भाग्य से इन लोगों ने भारतीय तंत्र को दबोच कर रखा है लंबे समय से, और इस कारण से हिंदी की दुर्गति हुई है। क्या हमारा भी इसमें कोई योगदान है? भरपूर है। आप ये देखिए, एक गुजराती आदमी बहुत ठसके के साथ गुजराती बोलता है, उसको शर्म नहीं है गुजराती बोलने पर। मराठी को मराठी बोलने पर शर्म नहीं है, तमिल को तमिल बोलने पर और तेलुगु को तेलुगु बोलने में भी शर्म नहीं आती। बंगालीज बहुत अच्छे से बंगाली बोलते हैं, असमीज लोग बहुत अच्छे से असमिया भाषा बोलते हैं, उन्हें अपनी भाषा पे कोई लज्जा नहीं आती। पर हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो ईश्वर जाने क्यों इतनी सुंदर भाषा होने के बावजूद जब हिंदी में वार्ता की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाते हैं। अपने मन से आग्रहपूर्वक जिद करके आपको ये पूर्वाग्रह निकालना पड़ेगा। अगर ये निकल जाएगा, और ये इसकी जड़ कहीं, इसकी जड़ शुरू होती है जब आपको सरकारी ढांचे में अंग्रेजी का बोलबाला दिखता है। आपको अगर न्यायालय में न्याय चाहिए तो आपको अंग्रेजी में याचिकाएं लगानी है, क्योंकि न्यायाधीश महोदय को हिंदी समझ में नहीं आती। तो ये न्यायाधीशों की समस्या है, हमारी नहीं। न्याय जनता की भाषा में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अन्याय है कि न्यायाधीश जनता की भाषा नहीं जानते। तो कायदे में ये तो वैसे ही आप देखेंगे तो पूरे सिस्टम का ही एक घोटाला है। हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और है। यदि आप एक भाषा को छोड़ देते हैं तो उस भाषा में आपके पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों में जो कुछ लिखा है वो सब आपके लिए अनुपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल नहीं रहता। अर्थात संस्कृत को ले लीजिए, आपने संस्कृत को त्याग दिया तो आज संस्कृत में जितने बड़े बड़े ऋषि मनीषी हो गए हैं, जो कुछ कह गए हैं, आप उसको नहीं समझ सकते। वो ज्ञान की वो सारी संपदा अब आपके लिए उपलब्ध नहीं है। आप हिंदी को छोड़ दीजिए। तो हिंदी का भी एक लंबा इतिहास है, 800-1000 बरस का इतिहास है। तो यदि
हिंदी भाषी आपके अपने लोग आपके अपनी भाषा में आपके अपने देश के बारे में, लोगों के बारे में, व्यवहार के बारे में, संस्कृति के बारे में, सोच के बारे में, जीवन के बारे में जो कुछ कह गए हैं, आपने वो सब छोड़ दिया। आपने अपनी जड़ों को अपने हाथ से काट दिया। तो क्या ये कोई बहुत अच्छा काम है? नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे आपको भी तो अंग्रेजी बोलने का अभ्यास है, बीच बीच में आप अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े हैं, पूरी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई, उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ता है, तभी लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो वो एक अभ्यास रहा है। पर हिंदी मैंने जिद से सीखी, सबसे प्रिय विषय के रूप में सीखी, आग्रह करके सीखी, और आग्रह करके ही बोलते हैं और व्यवहार में लाते हैं। तो जब आप भाषा को छोड़ देंगे तो पहली चीज आपका आत्मसम्मान छूट जाएगा। दूसरा, आप उन सारे अच्छे विचारों को अपनी ओर आने से रोक लेंगे जो आपके पूर्वज आपको दे गए हैं। हो सकता है आपको इसका महत्व न समझ में आए, लेकिन कुछ ऐसा मानिए कि मान लीजिए दादाजी एक बड़ा सा बक्सा दे गए थे जिस पर ताला लगा था, और वो ताला आपसे नहीं खुल रहा है। ठीक है, आपसे नहीं खुल रहा है तो क्या करना चाहिए आपको? क्या उस बक्से को फेंक देना चाहिए? अरे आपसे नहीं खुल रहा है, हो सकता है आपके बच्चे से खुल जाए, आपके पोते से खुल जाए। और जब वो खोलें तो उनको मिले कि उसमें तो दादाजी, परदादाजी, लकड़ दादाजी, जो भी वो जिस भी लेवल के दादा वो बन गए चुके हों, वो तो एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए हैं अपनी आने वाली पुश्तों के लिए। आप उस विरासत को अपने हाथों से क्यों नष्ट करना चाहते हैं, और आपको अधिकार क्या है उस विरासत को नष्ट करने का? भाषा आपने नहीं बनाई थी, आपको वो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी, और ये आपका दायित्व भी है कि आप उसको अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी हालत में सौंप कर जाएं। अब ये दायित्व आजकल थोड़ा सा कम फैशनेबल माने जाते हैं। लोग मानते हैं जी हमारा काम तो चल रहा है ना। काम कैसे चल रहा है? अच्छा, ये क्या अब जो हिंदी बोली जा रही है, ये ओटीटी की जो भाषा है, ये तो बड़ी अच्छी लगती है कुछ लोगों को। गालियाँ ही गालियाँ हैं, बदतमीजियाँ ही बदतमीजियाँ हैं। अब हो सकता है आपको बहुत मज़ा आता हो इस भाषा में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस भाषा के प्रचलित होने का कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण कई हो सकते हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेज़ी आप सीख ना सके और हिंदी आपने सीखनी चाहिए नहीं। तो अंग्रेज़ी चूँकि सीखी नहीं, या सीखने की हिम्मत नहीं हुई, या जो भी स्थिति थी, मतलब वो आप उतने धारा प्रवाह और सहज अंग्रेज़ी में नहीं हो पाए जितने आप हिंदी में हैं। सच तो ये, क्योंकि मातृभाषा में हिंदी, क्योंकि आप हीन भावना से ग्रस्त थे इसलिए आपने सीखी नहीं। जब आपने हिंदी सीखी ही नहीं तो उसका फल ये हुआ कि आपको कोई भाषा नहीं आती, आप गूंगे हो चुके हैं। तो आपको अगर आपके मन में खुशी हो रही है तो आपके पास शब्द नहीं है उस खुशी को व्यक्त करने के, आप गाली दे देते हैं। आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपके मन में लालच पैदा हो रहा है, आपको जलन हो रही है, आप दुखी हैं, आप अलग अलग भावनाओं के संसार से गुजर रहे हैं, पर क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है, क्योंकि आपने कभी भाषा सीखने में बहुत बहुत साधारण भाषा सीखने में भी अपनी समय और ऊर्जा नहीं लगाई। आपके पास हर चीज का एक ही इलाज है, क्या? हर वाक्य में गाली दो। तो गालियां देते हैं लोग, क्यों? क्योंकि गाली एक ऐसी चीज है जो हर जगह फिट हो जाती है। तो अब ये आपको कुछ समय तक मनोरंजक लग सकता है, लेकिन एक समय के बाद आप देखें क्या भाषा ऐसी है जो इस किस्म की भाषा जो आप अपने माता पिता से बोलना चाहेंगे, आप अपने बच्चों से बोलना और उनसे ये सुनना भी चाहेंगे। अगर ये ऐसा है तो मैं आपकी जय करता हूँ, आपको ये वीडियो आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गालियाँ दीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन सच तो ये है कि अपनी पूरी संस्कृति को, अपने व्यक्ति के रूप में अपने विकास को
ये सब छोड़ देना इसलिए क्योंकि कोई दूसरा आदमी दूसरे देश से आकर आपको बता गया है कि तुम्हारी भाषा घटिया है। ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। आप सोच के देखिए, हिंदी कहीं अधिक वैज्ञानिक भाषा है अंग्रेजी के मुकाबले। अंग्रेजी की एक खासियत जानते हैं क्या? अंग्रेजी में आपने देखा होगा बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं। कहते हैं ना ये साइलेंट है जी, जैसे ब्रिज बोलते हैं तो ब्रिड्ज नहीं बोलते, ब्रिज बोलते हैं। क्यों? डी साइलेंट है। बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। ये आप देखें, ये यूरोपियन मानसिकता का प्रतीक है। कहते कुछ है और करते कुछ है। ये जो दोगलापन है ये उनकी भाषा में भी है। आपको ये फ्रेंच में दिख जाएगा, जर्मन में जानता नहीं, लेकिन हो सकता है उसमें भी ऐसा होता हो, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन ये सोच का दोगलापन, कुछ सोचना कुछ कहना, और मतलब जहां ये फर्क जो आता है, ये एक यूरोपियन मानसिकता प्रधान तौर पर रही है। पाखंड के लिए कहेंगे आओ मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं, तुम मेरे भाई हो, छुरा खोप देंगे, है ना। ये सब क्या है? तो ये जो वृत्ति है मनुष्य की, मानसिकता है उस किस्म की, वो उनकी भाषा में दिखती है। हिंदी में उच्चारण बहुत स्पष्ट है, जो लिखा है वो पढ़ना है, जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं, कोई उसमें विरोध या विकार नहीं है। तो उस दृष्टि से देखें तो हिंदी एक बहुत पारदर्शी और सच्ची भाषा है। उसमें पाखंड नहीं है, हृदय के भी करीब है। अच्छी बातें कहनी होती हैं तो हम हिंदी में कहते हैं। आप हिंदी की कविता सुने और आप अंग्रेजी की कविता सुने, आप देखेंगे कि हिंदी की कविता में जो मिठास आपको मिलेगी, जो हृदय को छू सकने की शक्ति मिलेगी, आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी की वर्णमाला में ध्वनियाँ कम हैं। जिस तरह से वो ध्वनियाँ हिंदी में आ जाती हैं, जमाई जा सकती हैं, संस्कृत में जमाई जा सकती हैं, किसी भी सूरत में उसकी तुलना अंग्रेजी से नहीं करी जा सकती। मैं कई सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक अलग विषय है, कभी एक अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा तो तुलना करके भी दिखा दूंगा आपको। चलिए, ये तो कुछ सीमा तक ऋणात्मक बातें हो गई। हम कर क्या सकते हैं? क्या चीज़ें बेहतर नहीं बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, भाषा हम और आप बोलते हैं, सरकार जो बोलती है उसे बकने दीजिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अधिक से अधिक हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे? हिंदी में दूसरी भाषाओं के, उर्दू की, अंग्रेजी की विशेष तौर पे शब्द कम घुसाने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट हिंदी बोलें, छोटे छोटे वाक्यों में बोलें, सरल शब्द बोलें, पर हिंदी में बोलें। उससे भी बढ़कर देवनागरी में लिखें। देवनागरी क्या है? हिंदी को जिस लिपि में लिखा जाता है, आ आ ई ई जो आप लिखते हैं, वो देवनागरी कही जाती है। उसी को लिखें। क्यों? आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तभी भाषा जिंदा रहेगी। आप कहीं होटल में जाते हैं, एंट्री करते हैं, हिंदी में करिए। कहीं बैंक का चेक बना रहे हैं, हिंदी में बना दीजिए। अजी बैंक में दस्तखत तो अंग्रेजी के चलते हैं, तो आप अंग्रेजी में दस्तखत कीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिए ना, उसको क्या दिक्कत है? जहां आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना है, वहां हिंदी में करिए, जिद करके करिए। हो सकता है प्रारंभ में आपको थोड़ी हैरानी हो, आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़े, ठीक है, कोई दोष नहीं है। उस कष्ट को सहन कीजिए। ये एक तपस्या है जो आप अपनी भाषा के लिए, उसको बचाने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए कर रहे हैं। भाषा को सहेजना तो आपको पड़ेगा। और भाषा को कैसे सहेजा जाता है? पुस्तकों में बंद करके नहीं, व्यवहार में लाकर, बोलकर, लिखकर, सुनकर, कहकर। अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। NCERT की एक बात कहना चाहता हूँ। 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रायः हर बोर्ड में अंग्रेजी आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? उसको वैकल्पिक रखना चाहिए, ऑप्शनल करना चाहिए। क्यों? अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं आती तो क्या उसको आगे पढ़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। उसको भाषा आनी चाहिए। अंग्रेजी नहीं, अगर वो हिंदी या किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी परीक्षा देने में समर्थ है तो उसको कम से कम 11वीं 12वीं तक तो पास होने दीजिए। ये बहुत आवश्यक है।
फिर सरकार ने ये भी कहा है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम के छात्र कर सकें, इस विषय में भी व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि सरकार ने कम से कम 75 साल बाद ये कहा। कितना कर पाएंगे कितना नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कदम बढ़ा दिया है तो रो पीट के आगे बढ़ भी जाएंगे। ये बहुत संतोष का विषय है। फिर एक बड़ा मज़ेदार और मूर्खतापूर्ण मैंने लॉजिक सुना है कि अंग्रेज़ी से जो है हम इंटरनेशनल हो जाते हैं, लोग हमारी बात समझ जाते हैं और हम लोगों की बात समझ जाते हैं, और इसी वजह से हमारे लोगों को विदेशों में नौकरियां मिल जाती हैं। अब इससे फूहड़ लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुना। आप 150 करोड़ लोगों का देश हैं, उनमें से कुछ लाख लोगों को, कुछ हजार या कुछ लाख लोगों को, वो भी ज़्यादा लाख नहीं है, विदेशों में नौकरियां मिल जाएं, इसके लिए 100 करोड़ से अधिक लोगों को अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। इससे अधिक गंवारपन और क्या हो सकता है, और सोचकर दिवालियापन क्या हो सकता है। अरे जिनको बहुत तलब लग रही है विदेश जाकर नौकरी करने की, उनको पढ़ने तो अंग्रेजी। गांव का वो बच्चा जो शांति से विज्ञान और गणित पढ़ रहा था, तुम जबरदस्ती उसको अंग्रेजी की टांग फंसाकर क्यों गिराना चाहते हो? यहाँ पर अंग्रेजी शोषण का एक हथियार बनी हुई दिखती है। आप गांव के उस बच्चे को हमेशा गरीब और मुख्य धारा से दूर रखना चाहते हो, इसलिए आपने अंग्रेजी का द्वार लगा रखा है, ताकि वो उस द्वार से गुजरकर कहीं उन्नति न कर ले। आपको नौकर चाहिए, इसलिए आपने गेट लगा रखे हैं अंग्रेजी के, कि वही इसमें दिमाग तो अच्छा है। कल को अगर हमने अंग्रेजी का द्वार हटा दिया तो ऐसा ना हो कि ये कलेक्टर का चपरासी होने के स्थान पर कलेक्टर बन जाए। तो क्या उस विद्यार्थी को कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं है? अपने देश में अपनी भाषा बोलकर अपने ही लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी सेवा करने का, उनका प्रशासन करने का अधिकार नहीं है? है। तो आपको हर जगह सरकारी स्तर पर एक ही काम करना है, आपको अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर देनी है। सरकार के स्तर पर तो ये कार्यवाही आवश्यक कुछ हद तक सरकार कर रही है, लेकिन यदि जनता का दबाव बनेगा तभी सरकार और तेजी से इस काम को क्रियान्वित करेगी। न्यायालयों की भाषा हिंदी होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, अंग्रेजी तो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये तो ही प्रशासन की बात। आप क्या करेंगे? एक संकल्प लीजिए, आप हिंदी लिखेंगे, हिंदी बोलेंगे, विशेष तौर पर जहां पर आपकी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको अंग्रेजी में लिखना है, बोलना है। अब आप कहें हम तो अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं, तो आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इसका क्या इलाज है? हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहां आपको मौका मिले हिंदी में संवाद कीजिए, अच्छी शुद्ध हिंदी में। अखबारों को और न्यूज़ चैनलों को पत्र लिखिए या मैसेज करिए, SMS करिए, व्हाट्सएप करिए, जब जब उनकी घटिया और ख़राब हिंदी आपको दिखे। आज से 30-40 वर्ष पहले अखबारों में हिंदी की त्रुटियां नहीं होती थीं। न्यूज़ चैनल तो खैर एक ही था, दूरदर्शन, हिंदी भाषा की त्रुटि नहीं होती थी। आज भरपूर है। क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा होने दिया। आपको दिखे तो अपमानजनक टिप्पणियों के साथ उसका विरोध कीजिए। अपनी भाषा को सुनिए, सुनाइए। और चलते चलते एक श्रद्धा से प्रणाम उन बड़े साहित्यकारों के प्रति जिन्होंने हिंदी को हिंदी बनाया। आपको अगर हिंदी भाषा और अच्छे से देखनी है, समझनी है, उसका आनंद लेना है, भाषा का आनंद क्या होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप नरेंद्र कोहली को पढ़ेंगे। हिंदी के सर्वकालिक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में अगर मैं किसी को समझ पाया हूँ तो वो हैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली, जिन्होंने 100 से भी अधिक गद्य में उपन्यास, महोपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं। आप कहीं से भी कोहली को पढ़ सकते हैं और आप पाएंगे, आपने अगर एक पुस्तक, भले ही आप पाठक नहीं हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने के अभ्यस्त आप नहीं हो, पर आपने अगर 4 पन्ने पढ़ लिए तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये चुंबकत्व जो है, ये हिंदी की ताकत है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण नरेंद्र कोहली है। प्रेमचंद, क्योंकि पॉकेट बुक्स के रूप में कई जगह उपलब्ध हैं, इसलिए बहुत लोकप्रिय हैं,
पर आज के कई सारे युवा प्रेमचंद की जो ग्रामीण जीवन का चित्रण है उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक ग्रामीण परिवेश उनके लिए बहुत अलग किस्म का परिवेश है। ऐसा परिवेश रहा नहीं कई, और ग्राम भी वैसे नहीं रहे। तो गांव वाले भी बिल्कुल अलग अलग किस्म के गाँव में रहते हैं, और शहर में तो खैर गाँव है ही नहीं। लेकिन आप कोहली जी को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि ये बहुत स्पष्ट है। कविता पढ़नी है तो आप महादेवी को पढ़ें। महादेवी से अच्छी कविताएं शायद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिखी हैं। आपको अगर थोड़ी सी पुरानी हिंदी पढ़ने का शौक़ है, आप तुलसीदास को पढ़ें, मीरा को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, सूरदास को पढ़ें, रसखान हैं। ये ऐसी वैभव संपदा है जिसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल संपदा है। आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी तो खैर मुकुटमणि हैं ही, निराला हैं, पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे स्तर के कवि हैं, श्रेष्ठ महादेवी हैं। फिर प्रसाद, निराला, पंत आते हैं। फिर आप देखेंगे तो आपको रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, ये एक अलग वर्ग में दिख जाएंगे। बहुत वैविध्य है हिंदी में, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लिखने वाले हैं जिनका कोई सानी आपको पूरे विश्व के किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। पर आपको पुस्तक उठाकर उन्हें पुकारने की देर भर है। आप पुकारिए, वो तैयार हैं। इस हिंदी दिवस पर क्या हमारा भी कोई संकल्प है? एक संकल्प हम भी लेते हैं आपके सामने। कौन सा? हिंदी साहित्य की अच्छी अच्छी कृतियों को कुछ कुछ अंश में ऐसे जो आपको पसंद आए, मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। उसके कुछ अंश पढ़ के, अगर गद्य है, कविता है, तो कुछ अंश सुनाकर, कुछ चर्चा करके, कुछ अपनी बात कह के, कुछ आपकी बात सुनकर, और देखेंगे हमारी ये यात्रा अगले हिंदी दिवस तक कहाँ तक जाती है। जय जय।